છેલ્લી તમને આપી હતી એ દિવસે, કારણ કે રોજ રોજ લિસ્ટ મંગાવવું અહીંયા બધું મેનેજમેન્ટ કરવું બહુ અઘરું પડે છે. આપણે તમે કહો મને ગમે ત્યારે ઉઠીને કે મને આ બુક જોઈએ. हेलो स्टूडेंट्स, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस यस। जेनिल, एशा और जिया। ओके, तो हम अब हमारा लेक्चर जो है उसको स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में डिस्कशन किया था। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर उस वक्त मैंने देखा कि लेक्चर में बहुत कम स्टूडेंट्स हैं, बहुत कम स्टूडेंट्स। तो जो स्टूडेंट्स लेक्चर में नहीं थे, मैंने वीडियो भी ग्रुप में सेंड किया था, पर उन बच्चों को ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है उसके बारे में कुछ पता नहीं है। वीडियो जिसने देखा होगा उसको समझ में आया होगा, पर जिसने वीडियो नहीं देखा है उसको समझ में नहीं आया है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है। ओके, तो हम थोड़ा इसको रिवाइज करके आगे चलते हैं। हमारा जो आज का नया टॉपिक है इसको स्टडी करते हैं। फिर से यहाँ पे एक बार इसको समझना कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है और हम इसको देखिए। हमारे पास एक फॉर्मूला हमको मिला कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई इंटू वी नॉट। ए एनर्जी का फॉर्मूला हमको कहाँ से मिला? बहुत सिंपल है कि जब इलेक्ट्रॉन, देखिए यहाँ पे ए इलेक्ट्रॉन, यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करते हैं इस तरफ, तो इस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी होती है। कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। अब इस इलेक्ट्रॉन को हम रोकना चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन इस प्लेट की तरफ न आ सके, तो हमको इसके सामने उतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी। वो एनर्जी हम किस फॉर्म में देते हैं? तो वो एनर्जी हम पोटेंशियल के फॉर्म में देते हैं। पोटेंशियल V नॉट इंटू ई, इलेक्ट्रॉन के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो एनर्जी हो जाएगी। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जब आते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जब ऐसे चलते हैं तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, और ये काइनेटिक एनर्जी मान लीजिए 20 इलेक्ट्रोवोल्ट है। कितनी है? 20 इलेक्ट्रोवोल्ट, और ये प्लस होती है। अब इसको मुझे रोकना है तो मुझे सामने कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? कोई बताएगा मुझे? मुझे सामने कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? रिप्लाई बहुत फास्ट देना, हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, उनके पास प्लस 20 इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी है, और हम इसको रोकना चाहते हैं, तो हमको सामने इस तरफ कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? गिव मी आंसर। -20। जैनिल बिल्कुल सही आंसर। और कोई बच्चा? कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? बहुत सारे स्टूडेंट्स है, आंसर दे सकते हो आप। ईशा, जिया। +20 लेके आ रहा है, मुझे सामने कितनी देनी पड़ेगी तब जाके वो स्टॉप होगा? प्रिंस -20। और कोई? उपल -20। श्रेय -20। वेरी गुड बच्चों। तो हमको यहाँ से कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? -20। बरोबर है। तो ये हमने इसको एनर्जी दी -20। तो ये जो एनर्जी है वो हम देते हैं, और ये जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन लेके आता है। तो हमको ये फॉर्मूला मिला था, बरोबर है। तो इस फॉर्मूला को हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? ई वी नॉट। और वी नॉट क्या है? तो यहाँ पे देखिए कि इतने पोटेंशियल पे आके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं कि हमने देखा कि
यहाँ से ए ऐसे इंक्रीज हुआ, फिर इस पे आके ज़ीरो हुआ, फिर ए ऐसे इंक्रीज हुआ यहाँ पे, और फिर यहाँ पे आके ज़ीरो हुआ। तो इस वोल्टेज पे आके ज़ीरो होता है करंट। करंट ज़ीरो होता है मतलब इलेक्ट्रॉन आना बंद हो गए। तो इस वोल्टेज को अगर मैं ई के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ई इंटू वी ज़ीरो क्या हो जाता है, एनर्जी। क्योंकि हमको पता है, बार बार हमको यहाँ पे नोट करना पड़ता है। देखिए V इज इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन Q। देयरफॉर W इज इक्वल टू क्या होता है, V इंटू Q। तो V इंटू Q की जगह पे क्या लिखा, Q इज अ चार्ज, और हम यहाँ पे किस चार्ज की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की। तो W इज अ वर्क एंड वर्क इज ऑल्सो एनर्जी। तो W इज इक्वल टू V इंटू E। तो हमने सामने कितनी एनर्जी दी, इतनी। तो इलेक्ट्रॉन आना बंद हो गए। इलेक्ट्रॉन आना बंद हो गए मतलब करंट क्या हो गया, जीरो हो गया। बरोबर है। ओके चलिए, तो ये बात हुई। अब हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं बहुत स्पीड में कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, ओके। देखिए यहाँ पे इसको अच्छे से समझना, क्योंकि हम बार बार इसको रिवाइज कर रहे हैं तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। अब इसको इस प्लेट से बाहर निकलने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, कोई बताएगा। इलेक्ट्रॉन को इस सरफेस से इजेक्ट आउट होने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। तो हमको पता है कि वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी चाहिए, पता है प्रिंस और भी बच्चे, जेनिल, की जो एनर्जी वर्क फंक्शन जितनी है, ओके। वर्क फंक्शन क्या होता है, वर्क फंक्शन क्या होता है, तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सरफेस। इस सरफेस से बाहर निकलने के लिए, सिर्फ जंप करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन, ओके। अब देखिए मैंने इसको यहां से 100 एनर्जी दी, कितनी, 100। इसको भी मैंने 100 एनर्जी दी, और इसको भी मैंने कितनी एनर्जी दी, 100 एनर्जी दी। अब इसको यहां से जंप करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, और हमने सामने एक प्लेट रख दिया, ए पॉजिटिव प्लेट रखा, कौन सा, पॉजिटिव। तो इसको जंप करके बाहर निकलने के लिए, यहां से सिर्फ बाहर निकलने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, वर्क फंक्शन जितनी। वर्क फंक्शन 50 जितनी एनर्जी चाहिए, ओके। तो हमने इसको 100 दी, तो 100 में से इसने कितनी एनर्जी ले ली, सिर्फ जंप करने के लिए, वर्क फंक्शन जितनी। अब इसके पास कितनी एनर्जी बचेगी, कोई बताएगा मुझे। अब इसके पास कितनी एनर्जी रह गई, फिर से समझिए बच्चों। हमने कितनी दी इसको, 100। इसको बाहर निकलने के लिए कितनी चाहिए, 5 नॉट जितनी, बरोबर है। पर हमने तो ज़्यादा दी है, तो अब इसके पास कितनी एनर्जी है, जब ये बाहर निकलता है तो इसके पास कितनी एनर्जी है, 100 - 50, इतनी एनर्जी होगी। क्योंकि 100 में से उसको सिर्फ बाहर निकलने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो कितनी है, वर्क फंक्शन जितनी, तो उतनी उसने ऑब्जर्व कर ली थी। अब बाकी कितनी बच गई एनर्जी, 100 - 50, इतनी एनर्जी लेके प्रिंस, बरोबर है, ए इलेक्ट्रॉन इस तरफ दौड़ता है, इस तरफ दौड़ता है। अब देखिए आपने इसको 100 एनर्जी दी, पर 100 में से इसने क्या किया, यहां तक पहुंचने के लिए W जितनी एनर्जी खर्च कर दी, कहां तक, सरफेस तक, ओके। और सरफेस से जंप करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, वर्क फंक्शन जितनी। तो अब ये कितनी एनर्जी लेके दौड़ेगा, 100 - W + 50, इतनी एनर्जी लेके दौड़ेगा। इसको यहां से सरफेस तक आने के लिए 2W जितनी एनर्जी चाहिए, और यहां से जंप करने के लिए कितनी, वर्क फंक्शन जितनी। तो ए कितनी एनर्जी लेके दौड़ेगा, 100 - 2W + 5,
0। समझ में आ रहा है बच्चों? तो हम उसको जितनी एनर्जी देते हैं उसमें से सिर्फ जंप करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो वर्क फंक्शन होती है, पर सरफेस तक आने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो अलग अलग होती है। तो उसमें से उसने इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब की और बाकी एनर्जी जो बचती है इस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। क्यों काइनेटिक एनर्जी? क्योंकि इतनी एनर्जी लेके दौड़ता है, इस प्लेट की तरफ दौड़ता है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ, और प्लेट की तरफ जो दौड़ने के लिए एनर्जी चाहिए जिसके पास वेलोसिटी होती है तो उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो यहां पे मैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या नोट कर सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 100 माइनस 50। ये बन गया ना फॉर्मूला, सिर्फ समझने के लिए। ओके, 100 माइनस 50। चलो, इतना समझ में आया? यस और नो? फॉलो मत करना किसी को, समझ में आता है तो भी बोलना, अदरवाइज हम फिर से रिवाइज करेंगे। एशा, जैनिल, नैतिक, वेरी गुड। और किसी को समझ में आए? हनी, प्रिंस, ओके। बहुत सिंपल है ध्रुविल। ओके, देखिए, आपको मान लो कि किसी बॉर्डर पे से मतलब या किसी को जंप करना है तो आपको 20 एनर्जी चाहिए। आपको मान लो कि कोई एक ऐसा वॉल है, इसको आप जंप करना चाहते हैं तो आपको 20 एनर्जी चाहिए। मैंने आपको दी 100, तो 100 में से आप जंप करने के लिए कितनी उसमें से एब्जॉर्ब करोगे? 20 जितनी। अभी आपके पास कितनी है? 80 जितनी। तो 80 एनर्जी लेके आप क्या करोगे? दौड़ोगे। तो 80 आपके पास है, क्या है? काइनेटिक एनर्जी। पर वर्क फंक्शन सिर्फ जंप करने के लिए। अगर आप यहां पे है, यहां पे, तो यहां से आपको 3W जितना एनर्जी यहां तक आने के लिए लगता है और यहां से जंप करने के लिए वर्क फंक्शन जितना लगता है। तो टोटल एनर्जी ये हो गए, 100 में से इतनी माइनस करेंगे उतनी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? ओके, अब हमको तो समझना है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है। व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? ओके, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम समझते हैं, यहां पे देखिए। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज, देखिए यहां पे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसको हम न्यू जीरो बोलेंगे। न्यू जीरो। वैसे न्यू पहले हम एफ लिखते थे, पर एनसीईआरटी बुक की बुक में फ्रीक्वेंसी को न्यू जीरो के फॉर्म में लिखा हुआ है। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? तो यहां पर मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट to eject out electron from given surface। देखिए, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट to eject out electron from given surface is called threshold frequency। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू जीरो। इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने के लिए, सरफेस से बाहर निकलने के लिए जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी लगती है लाइट की, इसको हम क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और जो मिनिमम एनर्जी लगता है उसको क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या है? एनर्जी। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो वर्क फंक्शन नहीं है, बरोबर है? तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और मिनिमम एनर्जी उसको वर्क फंक्शन। ओके, अब देखिए यहां से देखिए, ए एक सरफेस है, इस सरफेस में से एक सरफेस है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। मैंने यहां से
फ्रीक्वेंसी दी, ये मैंने फ्रीक्वेंसी दी न्यू जितनी, कितनी, न्यू जितनी, और इसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया, ये इलेक्ट्रॉन यहां से इजेक्ट हो गया, सरफेस से बाहर निकल गया, यहां पे आ गया। मैंने कितनी फ्रीक्वेंसी दी, न्यू जितनी, पर इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए कितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए, न्यू जीरो जितनी, इतनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए तो ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा बाहर। पर हमने देखा कि ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया, तो इसको कितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए बाहर निकलने के लिए, न्यू जीरो जितनी, इतनी फ्रीक्वेंसी चाहिए, हमने इतनी दी और ये बाहर निकल गया। उसका मतलब ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो इससे क्या होनी चाहिए, लार्ज होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए, क्योंकि इसको निकलने के लिए चाहिए 50 हर्ट्ज और हम यहां से दे रहे हैं 56 हर्ट्ज, तो ये निकलेगा। तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो इसके इक्वल या तो इससे ज्यादा होनी चाहिए। किससे ज्यादा होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। अब मुझे अच्छे से सुनना और आंसर देना कि इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है 100 हर्ट्ज, कितनी है, 100 हर्ट्ज, और मैं यहां से दे रहा हूं 95 हर्ट्ज, 95 हर्ट्ज। क्या ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा या नहीं, यस और नो, नो, ईशा, वेरी गुड। और कोई, प्रिंस, नो, और कोई बच्चा, नैतिक, नो। कैन इलेक्ट्रॉन इज इजेक्ट फ्रॉम सरफेस, नो, वेरी गुड बच्चों। क्यों इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसको चाहिए कितना, 100, हमने कितना दिया 95, पर अगर मैं इसको 100 कर देता हूं तो इट कैन इजेक्ट, यस, वेरी गुड जैनिल, ईशा, बहुत अच्छा, नैतिक। तो ये इजेक्ट होगा क्योंकि हमने उसको कितना एनर्जी दिया, उसको चाहिए उतना। और अगर मैं 110 देता हूं तो, 110 देता हूं तो, यस, बिल्कुल, क्योंकि उससे ज्यादा देंगे तो होने ही वाला है। ओके, अब इसमें देखिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो हमको समझ में आई, पर आपने 11th में केमिस्ट्री में पढ़ा है कि एनर्जी क्या होता है, एनर्जी, उसमें आपने प्लैंक्स फॉर्मूला पढ़ा है, प्लैंक्स फॉर्मूला, उसमें आपने एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था, E इज इक्वल टू एच इंटू न्यू। किसको याद है कि एनर्जी E इज इक्वल टू एच इंटू न्यू होती है, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, ये आपने पढ़ा है, याद आ रहा है ऐसा कोई, ऐसा कुछ आपको याद आ रहा है कि एनर्जी इज इक्वल टू एच इंटू न्यू, यस और नो, किसको याद आ रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ पढ़ा है, एनर्जी E इज इक्वल टू एच न्यू होता है, नैतिक, प्रिंस, श्रेय, अंतरिक्ष, जिया, ओके, आपको याद है तभी बोलना है, हाँ, ऐसा नहीं कि किसी को याद है, किसी को नहीं भी हो सकता है, बरोबर। तो ये एनर्जी का फॉर्मूला है। तो अगर मैं इस फ्रीक्वेंसी के साथ एच को ज्वाइन कर देता हूं तो ए क्या हो जाएगा, एनर्जी। तो देखिए, मैंने इसके साथ एच को ज्वाइन कर दिया तो ए क्या हो गया, एनर्जी। इसके साथ भी एच को ज्वाइन कर दिया तो ये क्या हो गया, एनर्जी। अभी तक ए क्या था, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, बरोबर है, पर मगर मैंने इसके साथ एच को ज्वाइन कर दिया तो ए क्या बन गया, एनर्जी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी था, उसको मैंने ई के एच मतलब एच के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो क्या बन गया, एनर्जी। और इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए उसको हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। तो यही क्या हो गया बच्चों, वर्क फंक्शन हो गया। समझ में आया, मैंने एनर्जी को, फ्रीक्वेंसी को वर्क फंक्शन में कैसे कन्वर्ट किया। तो हमको यहां से एक नया फॉर्मूला मिला,
क्या नया फॉर्मूला मिला कि H इंटू न्यू जीरो इज इक्वल टू क्या मिला 5 नॉट, क्योंकि ए भी एनर्जी है और वर्क फंक्शन क्या कौन सी एनर्जी थी, मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट फ्रॉम सरफेस। ओके, तो अगर इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को एच के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही क्या हो जाएगा, वर्क फंक्शन। समझ में आया आपको? तो ए क्या हो गया बच्चों, फॉर्मूला। अब अभी हमने एक फॉर्मूला नोट किया, कौन सा फॉर्मूला नोट किया, देखिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 100 माइनस 5 नॉट। अब मैं इसको ऐसे लिखता हूं, देखिए काइनेटिक एनर्जी ये मैक्सिमम होता है, हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ा था कि वो मैक्सिमम क्यों होता है। काइनेटिक एनर्जी देखिए काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू, अभी हमने क्या लिखा था 100 माइनस 5 नॉट। ओके, अब इसको मैं फॉर्मूला बनाता हूं, देखिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 100। ये 100 कौन सी एनर्जी थी, जो हम दे रहे वो हमने दिया था ना एनर्जी। देखिए ये 100 एनर्जी हमने दिया था यहाँ पे, तो एक गिवन एनर्जी है। यहाँ पे गिवन एनर्जी कितनी है, एच न्यू, कितनी है एच न्यू। तो 100 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एच इंटू न्यू, और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 5 नॉट, 5 नॉट। ओके, यही फॉर्मूला को मैं चेंज करके ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच इंटू न्यू माइनस 5 नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू जीरो। तो एच न्यू जीरो, ये भी एक फॉर्मूला बन गया। चलिए समझ में आ रहा है कैसे फॉर्मूला चेंज हो रहे हैं। इसको आप और कैसे नोट कर सकते हो, तो इसको आप और ऐसे भी नोट कर सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी, यहां पे देखिए काइनेटिक एनर्जी को आप लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वेयर, हाफ एम वी स्क्वेयर, और एक ऐसा होता है मैक्सिमम इज इक्वल टू एच को बाहर निकाल दीजिए, यहाँ पे क्या है न्यू माइनस न्यू जीरो। ओके, पर काइनेटिक एनर्जी इसके इज इक्वल टू भी होता है, किसके इज इक्वल टू, ई वी नॉट के इज इक्वल टू। तो ये फॉर्मूला क्या हुआ, एच न्यू माइनस न्यू जीरो, ये फॉर्मूला भी होता है। समझ में आ रहा है बच्चों, ये आपने लिखा ना अभी कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई वी नॉट, क्योंकि वो भी एनर्जी है, तो ए फॉर्मूला हुआ। इसमें वी जीरो क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, एच क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू क्या है गिवन फ्रीक्वेंसी, न्यू जीरो क्या है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, तो यहां पे इसको समझिए, वी नॉट क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ओके, एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और न्यू क्या है, गिवन फ्रीक्वेंसी, और न्यू जीरो क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। चलो ये सारे फॉर्मूला समझ में आए, यस और नो, बहुत दिल से बताना और माइंड से बताना कि मुझे समझ में आए, ये बता रहा है इसीलिए नहीं, वो बता रहा है इसीलिए नहीं, पर मुझे समझ में आया इसीलिए। नैतिक जैनिल, नहीं समझ में आया तो नहीं बता, ये देखिए देखिए वो मुझे समझ में नहीं आया ऐसा कुछ किसी ने लिखा, वो जरा रिपीट करना बच्चों, मैंने देखा नहीं बहुत जल्दी जल्दी में, किसने लिखा, तो हम फिर से रिवाइज करते हैं, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं। हाँ ध्रुविल,
मुझे समझ आया ऐसा लिखा। ओके ओके ओके। तो अगर आप मुझे हरी झंडी दे दे तो हम आगे चलते हैं, बरोबर है? समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये सारे फॉर्मूला एग्जाम्पल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे हम एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपको अच्छे से समझना है, बरोबर है? चलिए अब इस टॉपिक को हम थोड़ा रिवाइज करके आगे चलते हैं। हमको रिवाइज क्या करना है, हमको क्या रिवाइज करना है? तो पहले इसको समझ लीजिए कि हमने इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ा। तो हमने इस टॉपिक में पढ़ा कि हमारा डायग्राम ये था। देखिए मैं बहुत जल्दी में इसको ड्रॉ करता हूँ। ये हमने एक प्लेट लिया था, यहाँ एक ए प्लेट था और यहाँ पे ये वोल्ट मीटर है। इसके साथ हमने ए ऐसे इसको ज्वाइन किया था। इसका एक एंड हमने लिया और ये दूसरा एंड था, और ये हमने यहाँ पे ए मीटर लगाया हुआ है। ओके, बस मैं इतना ही ड्रॉ करता हूँ, नीचे बैटरी और वो सब ड्रॉ नहीं करता हूँ, वो आप समझ लेना। और यहाँ से लाइट आती है, यहाँ पे ए ऐसे लाइट इस पे गिरती है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। जब ए प्लेट पॉजिटिव होती है तो इलेक्ट्रॉन इसके तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जब ए प्लेट नेगेटिव होती है तो इसको रिपेल करते हैं। और रिपेल करने के लिए हम कितनी एनर्जी देते हैं? तो इसके पास जितनी एनर्जी है उतनी एनर्जी हम देंगे, तभी एमीटर में हमको करंट क्या दिखाएगा? जीरो। अब इसको हमने दो टाइप से ए एक्सपेरिमेंट किया। पहले ए एक्सपेरिमेंट हमने किसके साथ किया था? तो इंटेंसिटी के साथ। उसमें हमको ग्राफ क्या मिला? तो उसमें हमको ए वाला ग्राफ मिला कि पहले हमने ए वोल्ट है, ए वोल्ट, और ए क्या है? करंट, करंट है। तो ये 0 वोल्ट पे हमको इतनी इंटेंसिटी मिली। फिर हम वोल्टेज इंक्रीज करते गए तो ए करंट भी क्या होता गया? इंक्रीज, और फिर क्या हो गया? कांस्टेंट। अब वोल्टेज डिक्रीज करते गए तो 0 वोल्ट पे आके देखा तो करंट जीरो नहीं हुई, तो हमने और यहाँ पे दिया, नेगेटिव वोल्टेज पे लेके गए। ए कौन सा वोल्टेज है? नेगेटिव वोल्टेज। तब जाके क्या हो गया? करंट जीरो हुआ। फिर हमने ए इंटेंसिटी कौन सा था? I1। हमने 0 वोल्ट पे दूसरा इंटेंसिटी लिया, और इंटेंसिटी कैसे चेंज करते हैं बच्चों? अलग अलग वॉट के बल्ब लेके। ए इंटेंसिटी I2 लिया, जब इसको डिक्रीज किया तो ए भी यही पॉइंट पे आके क्या होता है? जीरो होता है। तीसरा इंटेंसिटी लिया और फिर इसको इंक्रीज किया वोल्टेज, तो करंट इंक्रीज हुआ और फिर सेचुरेटेड हो गया। इसको डिक्रीज किया तो ये भी यही पॉइंट पे आके जीरो होता है। उसके बाद हमने एक ग्राफ और ड्रॉ किया, और एक किसके साथ पढ़ा? फ्रीक्वेंसी के साथ। तो फ्रीक्वेंसी के साथ हमने कौन सा ग्राफ ड्रॉ किया? तो ये वोल्टेज है और एक करंट है। ये 0 वोल्टेज पे हमने देखा कि इतनी करंट दिखा रहा है। फिर हमने वोल्टेज इंक्रीज किया तो ए इंक्रीज हुआ और फिर क्या हो गया? कांस्टेंट, बरोबर है? पर याद रखना, अब हम इसमें क्या चेंज करते हैं? फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं। फ्रीक्वेंसी चेंज करना मतलब किसको चेंज करना? कलर को चेंज करना। हम पहले रेड के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। 40 वॉट का बल्ब, वॉट एक ही रखेंगे पर कलर चेंज करेंगे। अब हमने इसको डिक्रीज किया तो हमने देखा कि वो इस पॉइंट पे आके इसका करंट जीरो होता है। इसको हमने नोट कर दिया V0। फिर हमने दूसरा फ्रीक्वेंसी लिया, ए रेड कलर का बल्ब था, दूसरा फ्रीक्वेंसी लिया तो ए यहाँ पे जाके हो गया। फिर इसको डिक्रीज किया तो वो डिक्रीज होते होते इस पॉइंट पे आके जीरो हुआ। फिर तीसरा फ्रीक्वेंसी लिया, इसको ए यहाँ पे ऐसे, इसको डिक्रीज किया तो वो यहाँ पे आके जीरो हुआ। तो ए V01, ए V02 और ए V03।
ओके, अब यहां से हमको क्या समझ में आया, ये रेड फ्रीक्वेंसी थी, ये येलो फ्रीक्वेंसी है और ये ग्रीन फ्रीक्वेंसी है। ग्रीन कलर का बल्ब है, वॉट एक ही है, यहाँ पे कलर सेम था, I1 40 वॉट का, I2 60 वॉट का, I3 100 वॉट का। तो हमने क्या देखा कि पोटेंशियल क्या है, एनर्जी। इंटेंसिटी पे हमने देखा कि पहले आपने I1 40 वॉट का बल्ब लिया तो उसमें से 100 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, पर सब इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए यहां से जो इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ रहे हैं, इनको रोकने के लिए इतना एनर्जी देते हैं तो वो रुक जाते हैं, करंट जीरो हो जाता है। फिर I2 60 वॉट का बल्ब लिया, हमने देखा कि 200 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 200 इलेक्ट्रॉन, पर 200 इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए भी उतनी एनर्जी दी तो सारे इलेक्ट्रॉन रुक गए, करंट जीरो हो गया। फिर I3 100 वॉट का इंटेंसिटी दिया, 500 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, पर उनको भी इतना ही एनर्जी दिया, रुक गए। इसका मतलब क्या है कि इंटेंसिटी इंक्रीज करने से इंटेंसिटी इंक्रीज करने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं, पर एनर्जी फॉर ईच इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट। यहां पे समझिए इसको जरा, इतनी इंटेंसिटी दी मैंने I1, तो ये इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इतने, इसके पास एनर्जी है, इसके पास एनर्जी है, इसके पास एनर्जी है, मैंने सामने इतनी एनर्जी दी V0, ये स्टॉप हो गए। इन सब के पास 5 जितनी एनर्जी है। अब I2 में इतने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इससे ज्यादा हो गए, पर सबके पास एनर्जी तो कितनी है, 5 जितनी ही है, तो मुझे सामने रोकने के लिए तो उतनी ही एनर्जी लगेगी। इंटेंसिटी और इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज हो जाएंगे, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे इंक्रीज हो गए, सबके पास 5 एनर्जी है। बरोबर है, तो सामने एनर्जी तो उतनी ही लगेगी। तो यहाँ पे इस सेंटेंस को अच्छे से समझना, इंटेंसिटी इंक्रीज करने से क्या इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इंक्रीज नहीं होती है। बरोबर है, इसीलिए हमको जितने भी इलेक्ट्रॉन है सबको रोकने के लिए इतनी ही एनर्जी देनी पड़ी। पर फ्रीक्वेंसी चेंज करने से, जब रेड फ्रीक्वेंसी ली तो जितने इलेक्ट्रॉन थे उसको रोकने के लिए इतनी एनर्जी देनी पड़ी, जब येलो फ्रीक्वेंसी ली तो उसको रोकने के लिए इतनी एनर्जी देनी पड़ी, जब ग्रीन फ्रीक्वेंसी ली तो उनको रोकने के लिए इतनी एनर्जी देनी पड़ी। उसका मतलब क्या है कि फ्रीक्वेंसी चेंज करने से एनर्जी क्या होती है, चेंज होती है। फ्रीक्वेंसी चेंज करने से एनर्जी क्या होती है, चेंज होती है। समझ में आ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी चेंज करने से एनर्जी चेंज होती है। तो फिर से यहां पे समझिए कि इंटेंसिटी, या मैं आपको बोलूंगा कि एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी। एनर्जी इज डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी। एनर्जी इज डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी। प्रिंस, इंटेंसिटी, चैनल, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी नहीं थी। ओके ओके, प्रिंस प्रिंस, वन मोर, देखिए यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी। हाँ ओके ओके, फिर भी एक बार समझ लीजिए कि ये जो इंटेंसिटी मैंने चेंज की, पर ये वोल्टेज क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, एनर्जी है ना। अभी हमने देखा ना यहाँ पे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, एनर्जी है। ये देखिए यहाँ से हमने निकाला ना कि पोटेंशियल डिफरेंस इज एनर्जी, वो किसके लिए है, इलेक्ट्रॉन के लिए, तो ये एनर्जी है। तो हम क्या कह रहे हैं कि इंटेंसिटी चेंज करने से, ये इंटेंसिटी चेंज की पर एनर्जी चेंज हुई,
सबके लिए एक ही है, पर फ्रीक्वेंसी चेंज करने से एनर्जी चेंज हुई। तो एनर्जी किसके साथ चेंज हुई? फ्रीक्वेंसी के साथ। तो हमारा यहाँ पे जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या है कि फ्रीक्वेंसी इज डिपेंड ऑन एनर्जी एंड इंटेंसिटी इज डिपेंड ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके प्रिंस, वेरी गुड। चलिए, इतना क्लियर है? इतना क्लियर है बच्चों? तो हमको थोड़ा आगे समझना है इस टॉपिक में, बरोबर है? और उस टॉपिक में हम समझना चाहते हैं ओके। तो इसमें ये आपको इतना समझ में आया। अब हमको एक पॉइंट और समझना है कि ये जो प्रैक्टिकल हमने किया, उस प्रैक्टिकल को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कोई बताएगा मुझे कि हमने इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों बोला? Why we say this experiment is photoelectric effect experiment? इस एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक। because light is used. यस, यहां से देखिए, ये जो लाइट हम यहां से डाल रहे हैं, ए लाइट, ओके, इससे ए इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमारे पास कौन से 3 मेथड है? थर्मल एमिशन, फिर फील्ड एमिशन, और लास्ट में फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से हम निकाल रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन किस फॉर्म में निकल रहे हैं? किस मेथड से निकल रहे हैं? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन से। इसीलिए हम इस मेथड को क्या बोलते हैं, इस एक्सपेरिमेंट को क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके। और ये जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलेंगे बच्चों? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ओके, देख लीजिए, इसको समझिए, क्यों फोटो इलेक्ट्रॉन्स और क्यों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं इसको? चलिए, समझ में आया बच्चों? तो इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे? ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, उस इलेक्ट्रॉन को हम कौन से इलेक्ट्रॉन बोलेंगे? तो फोटो इलेक्ट्रॉन। ईशा, वेरी गुड। फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन। ओके। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हनी, बिल्कुल सही बेटा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड फोटो इलेक्ट्रॉन। ओके। अब हमको इस टॉपिक को, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को वेव थ्योरी के साथ कंपेयर करना है। वेव थ्योरी क्या है? हमने यहाँ पे कौन से कंक्लूजन निकाले? तो हमारा कंक्लूजन है कि एनर्जी इज डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिपेंड ऑन इंटेंसिटी। ओके, ये हमने कंक्लूजन निकाले। अब इसको हम वेव थ्योरी के साथ कंपेयर करना चाहते हैं। वेव थ्योरी मतलब आपने चैप्टर नंबर 10 पढ़ा है, वेव ऑप्टिक्स। तो उसको ही हम बोलेंगे वेव थ्योरी। वेव थ्योरी में हमने देखा कि ये जो एनर्जी है उसका फॉर्मूला क्या था? इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था? इंटेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन एरिया। तो यहाँ पे इंटेंसिटी किसके साथ रिलेटेड है? एनर्जी के साथ। पर हमने यहाँ पे देखा कि एनर्जी तो किसके साथ रिलेटेड है? फ्रीक्वेंसी के साथ। तो हम किसको एक्सेप्ट करेंगे, प्रैक्टिकल या थियोरिकल? ज़्यादा हम किसको एक्सेप्ट करते हैं, प्रैक्टिकली को या थियोरिकली को एक्सेप्ट करेंगे हम? Theory.
थियोरिकल को कैसे एक्सेप्ट करेंगे? जो दिखता है वही तो बिकता है, जो देखते हैं वही तो हम मानते हैं ना, बरोबर है? तो याद रखिए बच्चों, हम ज़्यादातर प्रैक्टिकल को एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि हम उसको देखते हैं, हमको समझ में आता है कि नहीं ये ऐसा हो रहा है, बरोबर है? जैसे अभी हम बोल रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन है, ऐसा है वैसा है, तो आपको कभी कभी लगता है कि इलेक्ट्रॉन के बारे में हम क्या स्टडी कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता। पर अगर इलेक्ट्रॉन को हम देख पाते तो हम ज़्यादा समझ पाते। आ रहा है ना समझ में? कि जो हम देखते हैं उसको हम ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं उस पे, तो प्रैक्टिकली जो है उस रिजल्ट को हम ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं और उसको ज़्यादा अच्छे से एक्सेप्ट भी करते हैं। तो ये जो वेव थ्योरी थी वो सिर्फ पोस्टुलेट थे, उनके पास कोई प्रूफ नहीं था। तो उन्होंने बताया कि एनर्जी इज डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी, पर प्रैक्टिकल ने हॉलवेक एंड लिनार्ड ने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया कि नो, एनर्जी इज डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो एक आर्ग्यूमेंट हो गई, ओके, किसके बीच? वेव थ्योरी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बीच। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो सेशन है उसमें हम अब ये टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या बता रहा है और वेव थ्योरी क्या बता रहा है, दोनों के बीच कौन से आर्गुमेंट है, और उसको ही हम बोलते हैं कि फेलर ऑफ वेव थ्योरी, फेलर ऑफ वेव थ्योरी कंपेयर टू द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सामने वेव थ्योरी क्यों फेल होती है? ऐसा नहीं है कि हम वेव थ्योरी को नहीं मानते हैं, उसको भी मानते हैं, पर वो इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उन्होंने सिर्फ थ्योरिकल बताया, उन्होंने जो प्रैक्टिकली है वो प्रूफ नहीं कर पाए। ओके, तो ये हमको समझना है। तो ये आज का जो वीडियो सेशन है उसमें हमने जो पढ़ा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में वो भी आपको याद रखना है, और ये जितने भी फॉर्मूला है वो आपको अच्छे से याद रखने हैं कि इस फॉर्मूला में ए क्या है, वो क्या है, और वर्क फंक्शन को हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे कंपेयर किया। ओके, तो इस पूरे टॉपिक में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आई होप यू यू ऑल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक